सो ओके स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट्स में हमने एचपीएलसी के बारे में देखा था, उसके प्रिंसिपल की बात करी थी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे थे, और भी बहुत कुछ हमने जो है कि एचपीएलसी के बारे में देख लिया था। बचा हुआ था हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, तो आज की इस पार्ट में जो है कि हम एचपीएलसी के टाइप्स और उसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी मैं सोच रहा हूँ कि हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एचपीएलसी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम अब टाइप को देखने वाले हैं कि एचपीएलसी के जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टाइप्स से। तो जो एचपीएलसी होती है हमारी, वो मेनली कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स, है ना। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, वो उसमें एचपीएलसी में हमने चार ही जो टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती है उनको हमने ऐड कर लिया। तो एचपीएलसी में सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें तो ये रहती है हमारी, दैट इज नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, जो कि हम नॉर्मल रखते हैं ना। तो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी जो कि जनरली करते हैं। उसके बाद इनको अभी हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले। चलिए पहले बता ही देता हूँ कि ये सबसे पहली होती है नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है? इसमें जो है कि हम सिर्फ ब्रीफ में बात करेंगे, डिटेल में इसके जो है कि अलग वीडियो बनाएंगे क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, तो उसमें हम सारी डिटेल में बताएंगे कि नॉर्मल फेस क्या होती है, कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में? इसमें जनरली आपको पता है कि 2 फेज होते हैं। एक होता है हमारा स्टेशनरी फेज, है ना, और स्टेशनरी फेज होता है, और सेकंड वन होता है हमारा मोबाइल फेस। तो इनमें डिफरेंस कहीं नहीं जाता। नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में आप जानते हैं जनरली स्टेशनरी फेज होता है हमारा पोलर। ठीक है, नॉर्मल फेज में हमारा स्टेशनरी पोलर, जिसमें हम लेते क्या? सिलिका नॉर्मल, है ना। एचपीएलसी में हम C18 और C8 ये यूज़ करते हैं। और मोबाइल फेज इसमें होता है बस इसका अपोजिट, मोबाइल फेज इसमें होता है नॉन पोलर। ओके, नॉन पोलर, जिसमें मीथेनॉल वगैरह, ACN जो कि हम लेते हैं, एग्जांपल की बात करें, दैट इज मीथेनॉल एंड ACN। ओके, ये होता है हमारे नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी होती है। अब सेकंड वन की अगर बात करें तो सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है हमारी दूसरे नंबर की, दैट इज रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स फेज HPLC, रिवर्स फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं रिवर्स फेज HPLC, है ना। इसमें क्या होगा, नाम से ही लग रहा है रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो पिछले वाले में क्या था कि जो हमारे मोबाइल जो स्टेशनरी फेज वो था हमारा क्या? पोलर। स्टेशनरी फेज उसमें हमारा पोलर था, ये रिवर्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो अब आप बोलेंगे नॉन पोलर कैसे? तो जो हमारी जो सिलिका थी हमारी, उसमें जो हम यूज़ करते हैं सिलिका, इसी को तो जो सिलिका होती है हमारी, इसको नॉन पोलर बना दिया जाता है। कैसे? सिलिका है, इसको अगर हम सिलिका को हीट करें, अगर इसको करें हम हीट, किसके साथ? बिल्कुल डाइल्यूट एसिड के साथ। अगर इसको हीट करते हैं हम 24 से लेके 48 घंटे तक इसको हीट करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एसिड का 24 से लेकर 48 घंटे तक अगर इसको हीट करते हैं, और उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं, कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा, और उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? इसको अगर हम ट्रीट करते हैं ऑर्गेनो क्लोरोसाइलिन, इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो यही सिलिका हमारी जो कि क्या थी? पहले हमारी पोलर थी, ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी नॉन पोलर सिलिका में। तो इसमें अब कुछ नहीं रहेगा, हम स्टेशनरी फेज तो हमारा नॉन पोलर हो ही गया। तो अब जो मोबाइल फेज जो कि रहेगा, हम उसको क्या कर सकते यूज़? उसको कर सकते हम, जो मोबाइल फेज रहेगा वो हम कर लेंगे पोलर यूज़। मोबाइल फेज हम कौन सा यूज़ करेंगे अब? पोलर मोबाइल फेज। ठीक है, हमने जो स्टेशनरी फेज को नॉन पोलर बनाया। तो रिवर्स फेज में क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर रहता है, मोबाइल फेज पोलर रहता है। नॉर्मल में क्या रहता है? नॉर्मल में स्टेशनरी फेज जो था वो पोलर था, और मोबाइल फेज जो हम ACN और मीथेनॉल ले रहे थे वो नॉन पोलर था। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप HPLC का।
दैट इज रिवर्स फेस HPLC, रिवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा टाइप, ये हमारी 4 टाइप की होती है, 2 हो चुके। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पे होती है हमारी जिसको हम बोल सकते हैं साइज एक्सक्लूजन, साइज एक्सक्लूजन HPLC। ठीक है, ये क्या होती है, साइज एक्सक्लूजन HPLC। तो इसकी अगर बात करें तो ये हमारा HPLC, इसमें कुछ नहीं होता। ये इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल का अगर सेपरेशन का अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जो सेपरेशन होता है ना, साइज एक्सक्लूजन है, नाम से ही लग रहा है, सेपरेशन जो होगा वो किस बेस पे होगा, सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, मॉलिक्यूल के साइज के बेस पर इसमें सेपरेशन होगा। इसमें हमारी जो क्या रहेगी, जो उसमें क्या था कि सिलिका सिलिका के साथ हमारे जो सैंपल है उसकी अफिनिटी की वजह से हो रहा था, जिसमें हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा था। इसमें हमारे साइज के बेस पे होगा। इसको भी और नामों से भी जाना जाता है ना, पहले तो हम इनके नाम देख ले, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, किसको, साइज एक्सक्लूजन HPLC को। तो ऑल्सो ये हमारा जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज, सबसे पहला तो हमने देख ही लिया, सबसे पहला साइज एक्सक्लूजन। दूसरा इसको और क्या बोलते हैं हम, दूसरा इसको हम बोलते हैं मोलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और भी इसका नाम होता है, एक होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। और क्या बोलते हैं उसको, इसको मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, और एक और नाम होता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये इसके 4 नाम होते हैं, कौन कौन से, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड जेल परमिएशन। तो ये आप इसको याद रख लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें सारा सब कुछ सेम ही रहता है, इसमें कुछ नहीं होता है। जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टेशनरी फेज में क्या रहता है कि हमारी जो रेजिन होती है ना, रेजिन उसमें रहता है, उसमें हमारा सिलिका था, इसमें कुछ नहीं होता। हम स्टेशनरी फेज के जो कॉलम होता है इसके अंदर रेजिन बीड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कॉलम होता है उसके अंदर रेजिन बीड्स होती है। जब सैंपल का जो होता है इससे रन होता है हमारा सैंपल मोबाइल फेस के साथ, तो इसमें क्या मेश लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये बीड्स के अंदर छोटे 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 मेस होते हैं, इस तरह से आपको देखना है, जालीदार। तो जब हमारा सैंपल रन करता है तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो इन मेस के अंदर फंस के रह जाते हैं ना, इन्हें स्पेस होता है, ये मैंने थोड़ा पास पास बना दी, ये बीड्स इस तरह की होती हैं जमी हुई है ना, मान के इनके बीच में स्पेस होता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो इन बीड्स के अंदर फंस जाते हैं, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से निकल के इल्यूट आउट हो जाते हैं, डिटेक्टर डिटेक्ट करके बता देता है। तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इन बीट्स के अंदर फंसे रह जाते हैं, और बड़े पार्टिकल आराम से जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो इस पर नहीं फंस पाते। अगर वो आएंगे इस पर तो ये क्या आएंगे, इसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे, तो वो साइड से होकर निकल जाएंगे। बस जैसे ही सैंपल यहाँ पर हुआ और छोटे पार्टिकल तो नहीं आएंगे, वो यहाँ पर आके फंस ही जाएंगे, बड़े यहाँ से इधर उधर होकर रास्ता ढूंढ के निकल जाएंगे, बट छोटे पार्टिकल जाकर फंस जाते हैं। तो इसमें होता है साइज एक्सक्लूजन। ये जो बीड होती है रेजिन की बीड होती है ना, ये इसमें बस रेजिन का जो होता है हमारा कॉलम यूज़ किया जाता है, रेजिन बीड्स होती हैं बस। उसके बाद जो होती है साइज़ के बेस पर जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले निकल जाते हैं, अब बाद में, अब ये फंसे हुए को हम बाद में निकाल लेते हैं, पहले इन बड़ों को हम अलग कर लिया सैंपल में से, अब जो छोटे हैं उनको हम वॉश करके या फिर जो भी ल्यूट आउट करके कुछ डाल के इनको भी निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो होती है सेपरेशन हमारा बड़े और छोटे का इसमें हो जाता है। तो ये हो गई थी हमारी साइज एक्सक्लूजन। अब अगली बात करेंगे, लास्ट वन, 4 टाइप की होती है, फोर्थ वन हमारी रहेगी कौन सी, आयन। ये तो आपने पढ़ी होंगी सारी बी फॉर्म में या फिर अभी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये भी इसमें क्या होगा, इसमें जो सेपरेशन होगा वो किस बेस पे होगा, नाम से ही पता चल रहा है, सेपरेशन बेस्ड ऑन आयंस। ठीक है,
आयन सब जो इसमें क्या हम जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल रहते हैं जिनके ऊपर कोई आयन होगा उन्हीं को हम सेपरेट कर पाएंगे। बाकी जो न्यूट्रल रहेंगे उनको हम कैसे इसमें सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि आयन के बेस पे होती है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉलम होता है ना वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल से बना, मतलब जो चार्ज रेजिन होती है इसमें चार्ज डेवलप होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से सैंपल रन कराते हैं तो वो चार्ज के बेसिस पे जो है कि सेपरेट हो जाते हैं ना। तो ये नॉर्मल इस तरह से चार्ज के बेसिस पर ये हमारा सेपरेशन होता है। इसको डिटेल में किसी और वीडियो में हम देखेंगे। तो ये हमने देख लिया कि हमारी चार टाइप की होती है, कौन सी होती है जैसा कि हमने देखा था। चलिए एक बार रिव्यू थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी थी दैट वाज नॉर्मल फेस। ओके, नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। सेकंड कौन सी थी? सेकंड थी फर्स्ट वन नॉर्मल, सेकंड वन इज रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। थर्ड वन हमारी थी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। और फोर्थ वन थी हमारी जो अभी हमने देखी है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें आयन के बेस पे होता है, इसमें साइज के बेस पे, इसमें मोबाइल फेज जो होती है कि उल्टे होते हैं, और इसमें नॉर्मल फेज में वही हमारा मोबाइल फेज जो होता है नॉन पोलर होता है, और स्टेशनरी जो होता है पोलर होता है। इसमें स्टेशनरी जो है नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज पोलर होता है। ठीक है, ऐसा रहता है इसमें। चलिए अब आते हैं हम हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन पे। ठीक है, अब हम करेंगे बात इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो चलिए लिख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC, जो कि हमने पहले छोड़ दिया था। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। चलिए बात करें तो ये हमारा HPLC होता है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जल्दी हम थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले हम बात करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर इमेज में देख लीजिए HPLC कुछ इस तरह की होती है। अब इसमें हम जो कि इंस्ट्रूमेंट सारे तो नहीं देख पाएंगे, जो जो बाहर है वो ही देख पाएंगे, बट अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारी ऊपर बोटल्स रखी हुई होती हैं यहाँ पर, तो है ना। तो चलिए अब जो कि ये तो हमारा वो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब अंदर का किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात करेंगे हम सॉल्वेंट स्टोरेज बॉटल। ओके, ये होती है। दूसरा क्या होता है हमारा पंप होता है। इसको आगे हम इन सबको देखने वाले किस तरह से होते हैं। तो ये सॉल्वेंट स्टोरेज बॉटल, दूसरा होता है हमारा पंप, तीसरा होता है हमारा प्री कॉलम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, प्री कॉलम। ओके, फोर्थ वन होता हमारा प्री कॉलम के बाद सैंपल इंजेक्टर। ओके, फिफ्थ वन होता हमारा फिर से कॉलम। अब ये प्री कॉलम और कॉलम में क्या अंतर है भी बताते हैं हम आपको। प्री कॉलम, अरे कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। और 6 नंबर पे फिर हमारा कॉलम के बाद आ जाता हमारा डिटेक्टर, और 7th पे फिर आ जाता है हमारा रिकॉर्डर, या फिर जिस पे हमारा सिस्टम, जिस पे हमारी पीक दिखती है ना, सिस्टम। तो ये होते हैं हमारे कौन कौन से सॉल्वेंट स्टोरेज बॉटल, पंप, प्री कॉलम, सैंपल इंजेक्टर, कॉलम, डिटेक्टर और रिकॉर्डर। ये प्री कॉलम का जो काम होता है दोस्तों, ये गार्ड कॉलम इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है कि जब हमारा जो पंप होता है यहाँ से सॉल्वेंट को लेता है और आगे भेजता है, तो इस प्री कॉलम से होकर गुजरना पड़ता है उस सॉल्वेंट को, ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज या कोई बड़े पार्टिकल्स हों तो वो पहले ही फिल्टर होके यहाँ से फिर हमारा मेन कॉलम पे जाता है। जैसे कि हमारा जो मेन कॉलम रहा है वो प्रोटेक्ट रहता है, इसकी वजह से इसकी गार्ड रहता है, इसकी सुरक्षा करता है कि कोई भी इम्प्योरिटी, कोई बड़ा पार्टिकल इस कॉलम में नहीं आए, इसलिए प्री कॉलम लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये थोड़ा तिरछा सा लग रहा है मेरे को, चलिए ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन आप यहाँ पर फ्लो चार्ट में देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारी दी हुई है सॉल्वेंट बोतल, ठीक है। ये सॉल्वेंट बोतल दैट इज पंप। यहाँ पंप के बाद में यहाँ पर हमारा क्या रहता है, एक गार्ड कॉलम, जो प्री कॉलम मैंने बताया यहाँ पर दिया नहीं है। उसके बाद ये इंजेक्टर हो गया, ये कॉलम हो गया हमारा। कॉलम के बाद यहाँ से हमारा ये डिटेक्टर, एंड डिटेक्टर के बाद यहाँ पर वेस्ट चला जाएगा, और ये हमारा
इस पर सिस्टम पर पीक आ जाएगी। तो अब ये काम कैसे करता है इस पे, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पर सोलवेंट हमारे ये पंप है ना। यहाँ से इस पंप ने यहाँ से सोलवेंट को लिया लिया यहाँ पर लिया, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर प्री कॉलम से फिल्टर होकर यहाँ आया। यहाँ से जो है कि सैंपल इंजेक्ट हुआ। पहले क्या होता है, सैंपल हाथ से इंजेक्ट करते थे, बट अब जो मशीन आने लगी वो ऑटो सैंपल आने लगे हैं, ऑटोमेटिक सैंपल उठा लेते हैं वो। हमको तो बस सेट करना रहता है कितना कितना लेना है। तो यहाँ से सैंपल हुआ, इसके साथ यहाँ से सॉल्वेंट आया, यहाँ से सैंपल आया, यहाँ पर एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, वहाँ पर दोनों मिक्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर रन होते हैं ये। यहाँ से होने के बाद अब कॉलम पर रन होंगे, और एफिनिटी के हिसाब से, सिलिका की एफिनिटी के हिसाब से जो मिक्सचर ऑफ रहता है ना कंपाउंड का, वो सेपरेट होता चला जाता है ना। और जो सेपरेट होने के बाद डिटेक्टर के पास आता है, जो पहले आता है उसकी पीक यहाँ दिख जाती है, जो बाद में आता है उसकी बाद में पीक दिखती है, और बाद में आके ये निकलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये किस बेस पर सेपरेट होते हैं, तो ये चलिए देख लेते हैं सेपरेट किस वजह। तो ये एफिनिटी सिलिका के साथ अफिनिटी कितनी है ना। सिलिका के साथ जितनी अफिनिटी रहेगी किसी भी कंपाउंड की, उतनी देर रिटेन करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपके पापा के साथ आप 3 भाई और कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपका कोई दोस्त, एक कोई लड़का मिलता है, मान के चलिए उससे बड़े भाई से उसकी अच्छी दोस्ती है, छोटे भाई की नॉर्मल है, और मतलब जो बीच वाला है उसकी नॉर्मल है, और छोटे भाई की बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा कि जो सबसे बड़ा वाला भैया रहेगा ना, वो बोलेगा पापा रुको मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त से मिल के, है ना। तो वो वहाँ पर थोड़ा दोस्त के पास रुक जाएगा। छोटा बोलेगा मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट, थोड़ा मिल के उनसे हाय हेलो करके आ रहा हूँ, तो वो भी रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। और जो छोटा वाला है उसको तो बोला मैं जानते ही नहीं, तो मेरे को क्या मतलब। तो जो छोटा वाला रहेगा ना, वो उसकी एफिनिटी है ही नहीं उसके दोस्त के साथ, तो वो सबसे पहले निकल जाएगा, है ना। उसके बाद तो जो बीच वाला था उसको थोड़ी बहुत जान पहचान थी, उसने हाय हेलो भैया हालचाल पूछा, उसके बाद दूसरा वाला भी निकल गया, है ना। तो मान के चलिए पहला हमारा यहाँ पर ये तीनों दोस्त भाई थे, तो पहला वाला निकल गया, उसके बाद दूसरा वाला निकला, और तीसरा वाला सबसे लास्ट में मिलके निकलेगा। तो जो पहले निकला उसकी पीक आ जाएगी, जो बाद में निकला उसकी सेकंड नंबर पे पीक आ जाएगी, जो उसके बाद निकला उसकी थर्ड नंबर पे पीक आ जाएगी। ऐसे तो ये तीनों साथ थे, मतलब हमको पता नहीं था कि कौन कौन से हैं, मतलब अब लेकिन जब कोई बीच में हमने उनका एक दोस्त आ गया, तो वो तीनों सेपरेट हो गए, बारी बारी से निकलते चले गए। ऐसे ही हमारे कंपाउंड के साथ होता है। कंपाउंड में मान के चलिए 3-4 मिक्सचर हैं किसी कंपाउंड में, कोई मतलब एक सैंपल है जिसमें 3-4 कंपाउंड मिक्स हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल के लिए ये मान के चलिए ये 3 है हमारे मिक्स एक सैंपल के अंदर, ये तीनों मिक्स है। अब हमको इनको सेपरेट सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। इंजेक्ट करने के बाद चलिए मान के चलिए यहाँ पर अब सिलिका के साथ इनकी एफिनिटी के हिसाब से सेपरेट होते चले जाएंगे। मान के चलो कि जो हमारा ब्लू वाला है, ब्लू वन, इसकी एफिनिटी पहले तो चलिए हम इन तीनों को यहाँ पर लगा लेते हैं। ब्लू वन, ग्रीन वन, और ये रेड वन, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ये तीनों मिक्स आए। यहाँ पर मान के चलो रेड वाले की एफिनिटी बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़ी कम थी, बहुत ही या ना के बराबर थी। तो ये क्या हुआ, पहले ही निकला यहाँ से निकला 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 डिटेक्टर के पास गए, डिटेक्टर ने क्या किया, रेड वाले की यहाँ पर पीक दे दी, ठीक है। उसके बाद क्या था, थोड़ी सी एफिनिटी ब्लू वाले की थी, तो ये रेड वाले के बाद निकलेगा। तो ये यहाँ से फिर ब्लू वाला भी निकला, ब्लू वाला यहाँ से निकला, इल्यूट हुआ, डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया कि ब्लू वाला भी आ गया, तो उसने यहाँ पर आके ब्लू की पीक दे दी, ठीक है। और ये सब यहाँ से निकलने के बाद इसमें आके इकट्ठे हो जाते हैं। अब ब्लू वाला भी निकल गया, तो अब ठीक है। उसके बाद अब कौन सा बचा, अब एक और बचा हमारा ग्रीन वाला, इसकी ज़्यादा एफिनिटी, तो ये थोड़ा लेट निकला था। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा ग्रीन भी निकल गया, यहाँ से आया, डिटेक्टर ने बोला हाँ ग्रीन भी एक भी आया, उसने उसकी भी पीक दे दी, और ये आने के बाद यहाँ होगा। अब इनको क्या हुआ, हमको डिटेक्ट कर अलग अलग पता चल गए कि कौन कौन से कंपाउंड थे, और यहाँ पर आ भी गए। अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते तो इनको हम अलग अलग सेपरेट भी कर लेते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिटेक्टर यूवी का भी लगा हुआ होता है एचपीएलसी में, तो अगर हमको पता चल रहा है तो वो क्या करता है, ऐसे ये पहले सेपरेट हुआ था, मान के चलिए ये पैरासीटामोल था, तो ये यहाँ से जाएगा डिटेक्टर में, यूवी के पास जाएगा, यूवी डिटेक्ट करके बता देगा कि इसकी वेवलेंथ इतनी पे पीक आ रही, तो ये इतना इसका लैम्डा मैक्स है, और ये क्या है
हम उससे पता चलाएंगे हाँ इतना लेमडा मिक्स से जो कंपाउंड निकला तो इसका मतलब ये पैरासीटामोल है। दूसरे नंबर पे डाइक्लोफेनिक भी उसमें मिक्स था, तो वो थोड़ी लेट निकला मान के चलो, तो यूवी ने डिटेक्ट बता दिया कि ये जो कंपाउंड आया है दूसरे नंबर पे इसका लेमडा मिक्स ये है, तो हम उसके हिसाब से लेमडा मिक्स से पता लगा लेंगे कि ये डाइक्लोफेनिक सोडियम है। तीसरे नंबर पे कुछ और आया, उसने उसका लेमडा मिक्स बता दिया, उसके लेमडा मिक्स हमको पता चल गया कि ये है। तो इस तरह से हमको क्या आइडेंटिफाई भी कर सकते किसी कंपाउंड को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस हमने बताया था हो जाती है। तो हम जो है कि आइडेंटिफाई भी कर लिए कि हाँ इसमें पैरासीटामोल भी मिक्स था, डाइक्लोफेनिक भी मिक्स था और ये अदर देन कोई और भी ड्रग भी मिक्स थी। तो ठीक है, तो और अगर हम इसको आइसोलेट करना चाहते तो पहले जो पीक आई थी ना उसको हम यहाँ पर चेंज कर देते, पहला उसमें आके इकट्ठा हो जाता, उसके बाद फिर इसको हटा के दूसरा थोड़ा देर बाद जो आया था वो दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेते और उसके बाद तीसरा उसके बीकर में इकट्ठा कर लेते, तो तीनों अलग अलग सेपरेट भी हो जाते, तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते थे। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, मेन हमारा सॉल्वेंट बोतल, पंप, प्री कॉलम, इंजेक्टर कॉलम ये मेन रहता है और डिटेक्टर ये रहता है, और बाकी हमारा पीसीए सिस्टम रहता है और बाकी ये बेस्ड कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी जो होती है एचपीएलसी का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिर इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।